एक बार फिर हम हाजिर हैं विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है वाराहमिहिर, तीसरा ऑप्शन है बुद्धगुप्त और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। इसका सही आंसर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर काल के एक विद्वान थे जिन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था ब्रह्म सिद्धांत। उसमें उन्होंने यह बात की थी कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रह्मगुप्त। जबकि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी गुरुत्वाकर्षण का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यह नियम यह कहता है कि इस ब्रह्मांड के कोई भी दो पिंड जिनमें द्रव्यमान होता है, उन दोनों पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। वह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका जो सूत्र बनेगा, F इज ए प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है? दो पिंड। ये मान लीजिए दो पिंड है, तो पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का m2 और दोनों पिंडों के बीच की दूरी मान लीजिए r है। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको हटाएंगे अनुक्रमानुपाती को, जब यहाँ बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आता है g, जिसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी कहते हैं। और इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इस नियम का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। गैलीलियो का नाम जुड़ता है जब न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, तो पहला नियम जो गति का है उसका नाम है जड़त्व का नियम। उसी नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा नियम बल का नियम है न्यूटन के, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो गैलीलियो का संबंध न्यूटन के गति के पहले नियम से है। अगले हैं कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल और ग्रहों की गति के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए हैं, लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है। बढ़ते हैं आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का देखिए, आइंस्टाइन तो सर आइजक न्यूटन के बहुत सालों बाद हुए हैं। और आइंस्टाइन का जो संबंध है वो सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन, दूसरा चार्ल्स बेबेज, तीसरा आइजैक न्यूटन और चौथा ऑप्शन है जॉन एडम्स। अब इसमें देखिए, हमने बोला कि पूरा नाम आपको याद रखना है, सर आइजैक न्यूटन। सी पार्ट इसका सही आंसर होगा, चार्ल्स न्यूटन नहीं। बी पार्ट जो चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? पहला ऑप्शन है वहां गुरुत्व नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल में श्यानता बहुत तीव्र होता है। अब देखिए, निर्वात में वायुमंडल होता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, वायुमंडल का कोई लेना देना नहीं है। अगला ऑप्शन है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ये इररिलेवेंट है। वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, वहां वायुमंडल होता ही नहीं है निर्वात में, वहां तो कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल फ्री स्पेस होता है, तो वायुमंडल का कोई मतलब नहीं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल पड़ेगा, वह क्या होता? अभी अभी हमने आपको बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ पे ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। दोनों का द्रव्यमान, मान लीजिए सूर्य का द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 और दोनों के बीच की दूरी r है। तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो बल का फॉर्मूला होगा वो होगा Gm1m2/r²। ठीक, ये है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इन दोनों सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। तो अगर आप दुगना करेंगे तो यहाँ देखिए r दूरी है, तो ये 2 का स्क्वायर होगा। यानी अगर आप यहाँ r की जगह 2r रख के इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहाँ नीचे 4r² आ जाएगा। यानी जो आ रहा है वो 1/4 आ रहा है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को आप दुगना कर दें तो उन दोनों के बीच में लगने वाला बल 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। जितना पहले लग रहा था उतना बटे 4 हो जाएगा। यानी मान लीजिए पहले इनके बीच में 16 यूनिट का फोर्स लग रहा था, तो अब बटे 4 कर दीजिए, अब 4 ही यूनिट का फोर्स लगेगा। ठीक है, 1/4 गुना कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा सी पार्ट। देखिए, दुगना नहीं होगा, अब जितना है उसका 4 गुना, 4 गुना नहीं, बढ़ेगा नहीं, कम होगा, तो उसका चौथा भाग रह जाएगा, 1/4। तो सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? आप सभी लोग जानते हैं पीसा की मीनार बहुत ही फेमस एक बिल्डिंग है, ये इटली के रोम में है। यह झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर से यह झुकी हुई है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का तल है। अब ये जो मीनार है वो कुछ इस प्रकार से ये मीनार झुकी हुई है ऐसे, ठीक है? ये ऐसे मान लीजिए ये मीनार झुकी हुई है। तो ये बोल रहा है कि ये गिर क्यों नहीं जाती? वो इसलिए नहीं गिर जाती क्योंकि इस मीनार का जो गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है? ये इस मीनार के बॉडी के अंदर स्थित कोई ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे इसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। अब मान लीजिए ये इसका गुरुत्व केंद्र है, तो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, वो जिस तल में है, वो तल इसी बिल्डिंग के अंदर है। इसीलिए गिर नहीं रही है। जिस दिन इसका गुरुत्व केंद्र इस बिल्डिंग के तल के या गुरुत्व केंद्र को ऊर्ध्वाधर मिलाने वाला ये जो तल है, ये इस बिल्डिंग से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए ये बाहर आ गया बिल्डिंग के बॉडी से, उस दिन यह मीनार गिर जाएगी। ठीक है। साइंटिस्टों ने अनुमान यह लगाया है कि यह सन 2030 से लेके सन 2050 के बीच में गिर जाएगी। जिस हिसाब से यह झुकती जा रही है, उस हिसाब से उन्होंने अनुमान लगाया है। अब देखिए, अब इसका सही आंसर देखिए, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, यह गलत बात है। मतलब गलत ऑप्शन है। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करता है, यह भी गलत है। इसका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, ठीक है? निम्नतम स्थिति में यह एक संभावित आंसर हो सकता है, लेकिन यह नहीं। गुरुत्व केंद्र बिल्कुल नीचे है, लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ में। ये माना जाता है कि जिसका गुरुत्व केंद्र किसी बॉडी का गुरुत्व केंद्र जितना नीचे रहेगा, वो उतना स्टेबल रहता है। अगला ऑप्शन, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना, गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति में रहेगा। जैसे आप कोई ऑटोमोबाइल कोई देख लीजिए, जैसे कोई कार हो गया, कोई गाड़ी हो गया, तो जिस गाड़ी का गुरुत्व केंद्र ज़्यादा नीचे रहता है, जमीन से जमीन के पास रहता है, वो गाड़ी के पलटने का खतरा कम रहता है। और ऐसी गाड़ी जिसका गुरुत्व केंद्र ऊंचाई पे रहता है, ऊंचा होता है, उसके पलटने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ पे सही आंसर लास्ट पार्ट ही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी। अब कोई भी वस्तु गिराई जा रही है तो न तो उसका द्रव्यमान बदलेगा और न ही गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान बदलता है, तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समान आकार बोला गया है, कि टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पहुंचेगा? अब चूंकि यहाँ बोला है कि उनका आकार समान है, यानी उनका डायमेंशन जो है, आकार है, वो समान है, तो ये सभी साथ गिरेंगे। ठीक है। अभी अब अगला प्रश्न जरा देखिए। इसमें बोला है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रिक है, यहाँ समान भार बोला है, समान आकार नहीं बोला है। तो अब बोलेंगे समान भार और समान आकार से क्या हो जाएगा? देखिए बात समझिए। यहाँ पे अगर समान भार, मान लीजिए समान भार आप ले लीजिए, चलिए 1 किलो ले लीजिए, तो 1 किलो का यहाँ पे लोहे का बॉल है और 1 किलो का लकड़ी का बॉल है। अब चूंकि लोहे का घनत्व क्या होता है, वो ज्यादा होता है, और एक आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ से आप आयतन अगर निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। अब इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें बोला है भार समान है। अगर लोहा भी 1 किलो का है और लकड़ी भी 1 किलो का है, तो एम क्या है? दोनों का समान है, 1-1 किलो। तो अब यहाँ पे जो आयतन है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका घनत्व कम होगा उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा। अब चूंकि लकड़ी का घनत्व कम होता है, तो अगर भार दोनों का बराबर रखना है, तो ऐसे में लकड़ी का आयतन ज्यादा हो जाएगा लोहे की तुलना में। ये ध्यान रहे, जब दोनों का भार समान है, द्रव्यमान समान है, एम दोनों का 1-1 kg है, तो ऐसे में आयतन उसका अधिक हो जाएगा जिसका घनत्व कम होगा। तो लकड़ी का आयतन ज्यादा हो जाएगा। तो लकड़ी का बॉल अगर 1 किलो का है और 1 किलो लोहे का बॉल है, तो लकड़ी का बॉल आपको ज्यादा बड़ा समझ में आएगा आकार में, और लोहे का बॉल जो है वो आकार में कम छोटा होगा लकड़ी के तुलना में। अब यहाँ आकार दोनों का बराबर है नहीं। पिछले प्रश्नों में मैंने बोला था आकार बराबर होना चाहिए, यहाँ पे लकड़ी का आकार बढ़ गया। तो जब इनको हवा में गिराया जाएगा, यहाँ पे लिखा है हवा में, तो ये जो लकड़ी के गेंद का आकार ज्यादा है, तो ये हवा में है, तो हवा का ज्यादा प्रतिरोध इस लकड़ी के बॉल पे लगेगा, तो लकड़ी का बॉल बाद में गिरेगा, जबकि लोहे का बॉल जल्दी गिर जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि हवा का प्रतिरोध ज्यादा है, तो लकड़ी का बॉल धीरे धीरे गिरेगा, लोहे का बॉल तेजी से गिर जाएगा।
समझ में आया ना? तो ये चीज़ याद रखिएगा, समान भार यहाँ पे बोला है और उस प्रश्न में देखिए यहाँ पे जो प्रश्न था, यहाँ पे समान आकार बोला था। आकार समान है तो लकड़ी का प्रतिरोध भी सॉरी आकार अगर समान है तो प्रतिरोध जो हवा का है वो सब में समान होगा। और क्योंकि ये नीचे गिरना ये द्रव्यमान पे जैसे नीचे गिरना आप जानते हैं जी 1 मिनट हाँ, ओके स्मॉल जी जो है वो वो इस पे निर्भर नहीं करता कि जो मतलब द्रव जैसे एक अगर समान आकार का लोहे का हो और समान आकार का लकड़ी का हो बॉल, तो स्मॉल जी दोनों पे समान होगा। इसीलिए अगर हवा का प्रतिरोध अगर नगण्य माना जाए तो ये एक साथ गिरेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है 2 गेंद देखिए अगला प्रश्न है 2 गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की है। उन्हें 20 मीटर की ऊँचाई के साथ एक साथ गिराया जाता है तो कौन पहले? अब देखिए यहाँ पे हवा की बात की नहीं गई है तो यानी हवा का प्रतिरोध नगण्य माना गया होगा, तो दोनों एक साथ पहुँचेंगे। यही बात मैं अभी आपको समझा रहा था। ए और बी एक 10 केजी का है और एक 1 केजी का है और इन्हें 20 मीटर की ऊँचाई पे से गिराया जाता है। अब यहाँ आकार का कोई फ़र्क हमें कोई लेना-देना ही नहीं है क्योंकि हवा है ही नहीं। हवा का प्रतिरोध नगण्य माना गया है। तो चाहे 10 केजी का हो, चाहे 1 केजी का हो, अगर आकार में अंतर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक साथ गिरेंगे। क्योंकि दोनों पे जी का मान क्या रहेगा? समान। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दोनों पे समान लगेगा, वो भार पे निर्भर नहीं करता है, स्मॉल जी का मान। आगे बढ़ते हैं तो 1 मिनट हाँ, बस इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप ये जो प्रश्न हमने डिस्कस किया इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोज़ में।